एवरीवन, मैं हूं रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी होती क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि, पूरी जो मैकेनिज्म है रिएक्शन की, वो उन सब का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला अभिक्रिया का वेग, कि अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, फास्ट है या स्लो है। उसके बाद उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक वेग को प्रभावित कर रहे हैं वो, साथ ही अभिक्रिया की क्रियाविधि, इन तीनों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। तो चलो हेडिंग लगाओ। सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी। सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखेंगे कि रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। उसके बाद जो वेग है, अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की क्रियाविधि, तीनों का अलग अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है रासायनिक बलगतिकी। हेडिंग लगाओ केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। अब इसमें लिखना शुरू करो। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। किसे कहते हैं रासायनिक बलगतिकी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन जिसमें किया जाता है, इस पूरी प्रोसेस को रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। अब रासायनिक बलगतिकी में कौन कौन से, सबसे पहले अभिक्रिया का वेग है। अब वेग किसे कहते हैं, ये किन कारणों पर निर्भर होता है, कौन कौन से बिंदुओं के द्वारा इसको समझाया जाता है, वो सब अपन इससे आगे पढ़ेंगे। तो वेग क्या होता है? सबसे पहला रासायनिक बलगतिकी अच्छे से समझ में आ गई कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। इससे आगे है, सबसे पहला था अभिक्रिया का वेग।
यहां वेग की बात हुई है, तो अब हम पढ़ेंगे कि वेग होता क्या है, किसे कहते हैं वेग। तो हेडिंग लगाओ अगली, वेग। वेग होता है वेलोसिटी, जिसे v से निरूपित करते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स। अब वेग किसे कहेंगे? वेग इकाई समय में जो उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर। उत्पाद और अभिकारक क्या होते हैं? जब एक अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक कहलाते हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। अभिकारक को रिएक्टेंट और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। तो वेग होता है इकाई समय में उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर, कि एक इकाई समय में उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, ये वेग कहलाता है। तो वेलोसिटी, वेग की डेफिनेशन लिखो। इकाई समय में अभिकारक व इकाई समय में उत्पाद व अभिकारक की सांद्रता में, उत्पाद व अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर। इकाई समय में उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में, जो इकाई समय है उसमें उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की जो दर है वही वेग कहलाती है। सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर या होने वाले परिवर्तन की दर, होने वाले परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, या वेग कहलाता है। इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर या सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर, एक ही बात है। इसको थोड़ा छोटा करना चाहो तो ये होने वाले वर्ड हटा देना यहां से। इकाई समय में उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, वेलोसिटी कहते हैं। ये थी वेग की डेफिनेशन। इकाई समय अर्थात एक प्रति इकाई, एक क्षण, एक सेकंड में जो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो दर वेग कहलाती है। अब है अभिक्रिया के वेग में कौन कौन से दो बिंदुओं के द्वारा अभिक्रिया के वेग को समझाया जाता है। फर्स्ट बिंदु है क्रियाकारक की सांद्रता में कमी के आधार पे, और सेकंड है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के आधार पे। तो इसमें 2 पॉइंट के द्वारा अभिक्रिया के वेग को समझाया जाता है। तो इसके नीचे आप एक लाइन लिखेंगे कि अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित 2 बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है। देखो, अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित 2 बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है। अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित 2 बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो 2 बिंदु? एक क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, दूसरा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। 2 बिंदुओं, अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित 2 बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है। समझाया जा सकता है। फर्स्ट है क्रियाकारक की सांद्रता में वृद्धि। क्रियाकारक या अभिकारक एक ही बात है। जो क्रिया करता है उसकी सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। फर्स्ट है क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी, और सेकंड उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। क्रियाकारक की सांद्रता में कमी की दर भी लिख सकते हो, या कमी तक भी ठीक है, या फिर कमी की दर, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर।
उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। ये दो बिंदु हैं जिसके द्वारा अभिक्रिया के वेग को समझाया जाता है। फर्स्ट क्रिया कारक, जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है या अभिकारक भी कहा जाता है। इसे क्रिया कारक को आर से निरूपित करते हैं, इसको रिएक्टेंट आर, और उत्पाद को प्रोडक्ट पी से। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो इकाई समय में उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। और अभिक्रिया के वेग को दो बिंदुओं के द्वारा समझाया जाता है। फर्स्ट है क्रिया कारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, सेकंड। अब वेग कितने प्रकार के होते हैं? वेग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है औसत वेग, एक होता है तात्क्षणिक वेग। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, तात्क्षणिक इंस्टेंट वेलोसिटी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि औसत वेग क्या है और तात्क्षणिक वेग क्या है, किस प्रकार से औसत वेग में अभी क्रिया कारक की सांद्रता में कमी हो रही है और किस प्रकार तात्क्षणिक वेग में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, ये सब पढ़ेंगे। अब आगे लिखो, वेग सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। वेग सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। वेलोसिटी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है औसत वेग एंड सेकंड है तात्क्षणिक वेग। फर्स्ट है औसत वेग एंड सेकंड तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग ये है दो प्रकार के। अब औसत वेग किसे कहेंगे और तात्क्षणिक वेग किसे कहेंगे? औसत वेग क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे अपन कि औसत वेग किसी भी समय अंतराल में उत्पाद व क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। कोई भी समय हो, कितना भी समय अंतराल हो, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड कितना भी हो, मिनट हो, घंटा हो, कितने भी समय अंतराल में उत्पाद और क्रिया कारक जो होता है, क्रिया कारक और उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभिक्रिया से पहले वाला और अभिक्रिया के बाद वाला, इन दोनों की सांद्रता में जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, ये परिवर्तन की दर ही औसत वेग कहलाती है। क्या कहलाती है परिवर्तन की दर? औसत वेग। जैसे उदाहरण के जरिए समझेंगे कि यदि किसी अभिक्रिया में T1 समय पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता R1 और P1 है, जैसे एग्जाम्पल है, यदि किसी अभिक्रिया में T1 समय पर, समय माना हमने अभिक्रिया से पहले का T1 और अभिक्रिया के बाद का T2, T1 समय पर क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता, क्या? क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता R1 व P1 है। सांद्रता को ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े कोष्टक में। तो यदि किसी अभिक्रिया में T1 समय पर क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता R1 व P1 है, तो T2 समय पर इसकी सांद्रता क्रमशः हो, तो T2 समय पर इनकी सांद्रता क्रमशः R2 व P2 हो जाती है। R2 व P2 हो जाती है, तो क्या होगा? R2 और P2 हो जाती है, तो अभिकारक और उत्पाद का औसत वेग क्या होता है, क्या होगा?
क्या होगा अभिकारक और उत्पाद का औसत वेग? औसत वेग की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी कि किसी भी समय अंतराल में, समय अंतराल हुआ t1 समय पे ये थी सांद्रता और t2 समय पे वे, तो समय अंतराल हो गया t2 माइनस t1 या डेल टी, और क्रियाकारक की सांद्रता r1 r2 होगी तो r2 माइनस r1, उत्पाद की सांद्रता p1 p2 p2 माइनस p1 हो गई। इसमें जो परिवर्तन की दर है वही औसत वेग कहलाता है। तो देखो हो तो डेल टी क्या होगा? जो समय t1 और t2 है इसमें जो अंतर है, इन दोनों के मध्य जो अंतर है उसको डेल्टा टी से निरूपित करेंगे। समझ रहे हो इतना? डेल्टा टी बराबर t2 माइनस t1, t2 और t1 के बीच का जो समय अंतराल है वो डेल टी है। इसी प्रकार डेल आर, आर है रिएक्टेंट, क्रियाकारक को कहा गया है, रिएक्टेंट क्रियाकारक को आर कहा गया है, आर से निरूपित किया गया है। तो R2 माइनस R1 ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि सांद्रता है, डेल आर बराबर R2 माइनस R1 हो गया। अब है डेल P प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता बराबर P2 माइनस P1, ये तो क्या हुआ औसत वेग क्या हुआ? डेल आर क्रियाकारक से डेल पी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल टी समय में हुआ, तो ये औसत वेग है। अब आगे औसत वेग की हेडिंग लगा के इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पी की सांद्रता में कमी कितनी हो रही है? R2 माइनस R1, पी की सांद्रता में P2 माइनस P1 और R की सांद्रता में R2 माइनस R1, इसलिए डेल आर अपॉन डेल टी। ये फर्स्ट में पढ़ा था क्रियाकारक की सांद्रता में कमी की दर, तो इसमें कमी हो रही है, कमी को माइनस से निरूपित करेंगे, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। सेकेंड है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, पी उत्पाद है प्रोडक्ट, तो वृद्धि होगी तो प्लस में आएगा, डेल पी अपॉन डेल टी, डेल्टा टी। ये था। जब सांद्रता में कमी होती है तो इसे ऋणात्मक नेगेटिव चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे, और जब सांद्रता में वृद्धि होती है तो इसे पॉजिटिव साइन के द्वारा दर्शाएंगे। ये था। अब शुरू से वापस समझेंगे रासायनिक बल गति की क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का जिसमें अध्ययन किया जाता है सम्मिलित रूप से, वो रासायनिक बल गति की कहलाती है। अब रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया का वेग की बात हुई, सबसे पहले तो वेग किसे कहेंगे? इकाई समय में उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन की दर है, इकाई समय में जो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन हो रहा है वही वेग है। अब वेग को प्रभावित करने के लिए या अभिक्रिया के वेग को किन दो बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है? या तो क्रियाकारक की सांद्रता में कमी करके या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि करके। तो क्रियाकारक की सांद्रता में कमी करेंगे तो क्या होगा? और जैसे एवरेज वेग भी दो प्रकार के होते हैं, पहला औसत वेग, दूसरा तात्क्षणिक वेग। औसत वेग किसे कहेंगे? औसत वेग वो होता है किसी भी समय अंतराल में उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन की दर है, कोई भी समय अंतराल हो और कुछ भी परिवर्तन हो, चाहे वृद्धि हो रही हो चाहे कमी हो रही हो, वही औसत वेग कहलाता है। वो अपन ने एक उदाहरण के माध्यम से समझा है कि यदि किसी अभिक्रिया में t1 समय पर अभिक्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता क्रमशः R1 और P1 हो तो t2 समय पर इनकी सांद्रता क्रमशः R2 और P2 हो जाती है। तो औसत वेग या वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? डेल टी बराबर t2 माइनस t1, डेल आर बराबर R2 माइनस R1, डेल पी बराबर P2 माइनस P1। अब है क्रियाकारक की सांद्रता में कमी की दर बतानी है, तो क्रियाकारक होता है रिएक्टेंट को R से लिख रखा है अपन ने। इसमें कमी हो रही है, कमी के लिए माइनस साइन आएगा हमेशा, तो माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे? कमी के लिए माइनस का साइन ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे और वृद्धि के लिए पॉजिटिव साइन धनात्मक चिन्ह लगाएंगे, तो प्लस डेल पी अपॉन डेल टी। ये था। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हेडिंग लगाओ। सबसे पहले औसत वेग की हेडिंग लगाओ, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में आर में कमी किस प्रकार हुई, पी में कमी, और फिर औसत वेग का फॉर्मूला क्या है
और किस प्रकार सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। आगे हेडिंग लगाओ औसत वेग। फर्स्ट वेग दो प्रकार के पढ़े हैं अपन ने। फर्स्ट है औसत वेग और सेकंड है तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग को एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है, इसे आर एवरेज से दर्शाते हैं। औसत वेग की डेफिनेशन, किसी समय अंतराल में उत्पाद व क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। किसी समय अंतराल में उत्पाद व क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर। किसी समय अंतराल में उत्पाद व क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। सांद्रता में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है या औसत वेग कहलाता है, एक ही बात है। किसे कहेंगे? कोई भी समय अंतराल हो, उसमें उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन, उसकी दर औसत वेग कहलाती है। अब आर में कमी की दर पढ़ रहे थे अपन। आर होता है रिएक्टेंट क्रियाकारक। आर में कमी की दर, आर होता है क्रियाकारक रिएक्टेंट। इसमें कमी की दर पढ़ी अपन ने, डेल आर अपॉन डेल टी। तो आर की सांद्रता में कमी अपॉन समय, कि कितने समय में आर की सांद्रता में क्या कमी हो रही है, वो आर की सांद्रता में कमी अपॉन समय। तो इस फॉर्मूले के आधार पे अपन ने डेल आर अपॉन डेल टी लिखा था। आर की सांद्रता में कमी करेंगे, सांद्रता के लिए, कमी के लिए सबसे पहले माइनस साइन आएगा, फिर सांद्रता के लिए ब्रैकेट। अब किसकी सांद्रता में कमी हो रही है? तो आर है रिएक्टेंट क्रियाकारक, ये आ गया, अपॉन समय, कितने समय में हो रही है कमी, समय कितना लग रहा है उसमें, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी की दर डेल्टा टी। डेल टी समय में माइनस डेल आर की सांद्रता में कमी हो रही है। तो ये है, ये इस सूत्र के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। आगे है उत्पाद, प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, वृद्धि की दर। तो उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट, पी से निरूपित करते हैं इसे, प्रोडक्ट। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, क्रियाकारक में कमी की दर, उत्पाद में वृद्धि की दर। ये सांद्रता लिखो या मत लिखो, ये बाद में सूत्र में भी आ रहा है, यहां भी लिख सकते हो। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर या उत्पाद में वृद्धि की दर। तो P की सांद्रता में वृद्धि अपॉन समय, सांद्रता में वृद्धि अपॉन समय, कि कितने समय में प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो इसे भी सेम वही मेथड, वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव साइन आएगा, डेल P अपॉन
डेल टी। तो ये है प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि। अब आर एवरेज, औसत वेग आर एवरेज, ये किस प्रकार निकालेंगे? आर एवरेज के लिए अपन क्या करेंगे? डेल प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। प्लस और माइनस का मतलब क्या है? प्लस और माइनस का मतलब, प्लस का मतलब वृद्धि होना और माइनस का मतलब कमी होना। वो दोनों फॉर्मूले इस एक में ही निरूपित हो गए। आर एवरेज होता है औसत वेग। औसत वेग निकालने का फॉर्मूला है प्लस माइनस डेल सी की सांद्रता अपॉन डेल टी। सी होता है सांद्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सांद्रता, वो चाहे क्रियाकारक की हो या उत्पाद की हो, उसमें किसकी कमी बताई गई है, किसकी वृद्धि बताई गई है, वो प्लस माइनस साइन आप उसमें से चूज कर लेंगे और कितने समय में बताई गई है वो यहाँ लिख देंगे। तो ये है औसत वेग निकालने का फॉर्मूला, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्रियाकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। यहां से अपन ने ये आर एवरेज का फॉर्मूला निकाल लिया है। अब सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो, एक साइड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दो बनाएंगे। एक साइड लेंगे सांद्रता, एक साइड लेंगे समय। ले लिया, इस साइड समय है, इस साइड सांद्रता है। अब क्या करेंगे कि कहाँ पे T1 सांद्रता पे R1 R2 या क्रियाकारक है या उत्पाद है? सबसे पहले क्रियाकारक के लिए ले लेंगे। तो आर एवरेज माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। आर एवरेज निकालेंगे वहां पे, डेल आर अपॉन डेल टी। ये है डेल आर का मतलब R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी, ये था। अब कैसे करेंगे आगे कि R1 कहाँ माने और R2 कहाँ माने? माना T1 यहाँ है, T1 समय है और यहाँ T2 समय है। अब R1 सांद्रता यहाँ है और R2 यहाँ। अब किस प्रकार ग्राफ बनाएंगे कि R2 से माना ग्राफ यहाँ से, इसमें कमी हो रही है सांद्रता में, तो सांद्रता में कमी हो रही है क्रियाकारक में, तो कमी की ओर ये कमी हो रही है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, समय यहाँ सेकंड में ले लिया अपन ने, सांद्रता में कमी हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ग्राफ, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो वृद्धि होती है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो कमी हो रही है। अब R1 T1, R2 में T2, ये T2 है। R1 जहां सांद्रता है वहां T1 समय है, R2 जहां सांद्रता है वहां T2 समय। ये ग्राफ ठीक से कर लेना थोड़ा। और ये ढाल बताई दिया आपको कि कमी हो रही है तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और वृद्धि है तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। अब आगे उत्पाद वाले में, ये क्रियाकारक का था, उत्पाद का बना लेते हैं यहीं पे। उत्पाद में क्या होगा? वृद्धि हो रही है तो ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। यही सांद्रता और समय है। सांद्रता और समय के बीच ग्राफ है, वृद्धि हो रही है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि को निरूपित करेगा। अब जहां T1 समय नीचे था, T2 भी नीचे था, समय इसी लाइन पे लिया है तो कितना भी हो वो नीचे की ओर ही आएगा। और उत्पाद की सांद्रता मोल प्रति लीटर में P1 और P2, माना ये P1 सांद्रता है, ये T1 समय पे है, और ये P2 जो सांद्रता है ये T2 समय पे है। तो ये है सांद्रता और समय के बीच उत्पाद वाला ग्राफ। अब आगे हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग। ये तो था औसत वेग, अब है तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग किसे कहेंगे? कि किसी क्षण या निश्चित समय अंतराल पे। औसत वेग तो था किसी समय अंतराल पे, समय अंतराल कोई फिक्स नहीं था। और तात्क्षणिक वेग है किसी क्षण या निश्चित समय पर अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। समय निश्चित है तात्क्षणिक वेग में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में दोनों सेम ही है। लेकिन इसमें तो समय अंतराल कोई फिक्स नहीं था, निश्चित नहीं था, किसी भी समय अंतराल पे हो सकता था। लेकिन इसमें निश्चित समय पर क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर
ताक्षणिक वेग कहलाती है। ताक्षणिक वेग में समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत ही कम होता है। अच्छा, डेल्टा के स्थान पर डी का उपयोग किया जाता है। जो अपन ने यहाँ डेल्टा लिखा था, यहाँ इसके स्थान पे ताक्षणिक वेग में डी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि समय अंतराल बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही कम होता है। बहुत कम होने की वजह से डेल्टा के स्थान पे डी का यूज किया जाता है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़े। ताक्षणिक वेग हेडिंग लगाओ तब तक। ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग किसे कहेंगे? ताक्षणिक वेग हेडिंग लगाओ। ताक्षणिक, नाम से पता चल रहा है समय अंतराल निश्चित है, किसी क्षण में हुआ है, बहुत ही सूक्ष्म है। ताक्षणिक वेग सेकंड था, ये फर्स्ट औसत वेग पढ़ा है, सेकंड है ताक्षणिक वेग। तो इसमें लिखो किसी क्षण या निश्चित समय पर क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। किसी क्षण या निश्चित समय अंतराल, किसी क्षण या निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ताक्षणिक वेग कहलाती है। ताक्षणिक वेग कहलाती है। ताक्षणिक वेग कहलाती है। किसी क्षण या निश्चित समय अंतराल पे क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। क्रियाकारक, अभिकारक, रिएक्टेंट एक ही बात है, उत्पाद, प्रोडक्ट, इसकी परिवर्तन की दर ताक्षणिक वेग कहलाती है। अब ताक्षणिक वेग में क्या और ध्यान में रखने योग्य बात है कि ताक्षणिक वेग में समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म होता है, अर्थात बहुत ही कम होता है। अतः डेल्टा के स्थान पे किसका यूज करेंगे? डी का यूज करेंगे। तो ये लाइन आप लिख लो कि ताक्षणिक वेग में समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म होता है। अत्यंत सूक्ष्म या बहुत कम होता है। अत्यंत सूक्ष्म भी लिख सकते हो या बहुत कम, आपकी समझने में दिक्कत ना हो तो बहुत कम भी लिख सकते हो। अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसमें इसे या जहां औसत वेग में डेल्टा का यूज कर रहे थे वहां पे इसमें ताक्षणिक वेग में डी का उपयोग करेंगे। तो इसमें की जगह आप अतः लिख सकते हो कि अतः डेल्टा के स्थान पे डी का उपयोग किया जाता है। अतः डेल्टा के स्थान पर डी का उपयोग किया जाता है, स्मॉल डी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि समय अंतराल बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही कम होता है। तो आप इस लाइन से जो औसत वेग पढ़ा है वहां पे करेक्शन कर सकते हैं कि वहां जहां डेल्टा आया था वहां इसमें ताक्षणिक वेग में स्मॉल डी लिखेंगे। अब दोनों को एक साथ लिखा दूं कि आर एवरेज मतलब औसत वेग और ताक्षणिक वेग आर इंस्टेंट दोनों का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार है वो एक साथ लिखा देती हूँ जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। देखो आर एवरेज है, आर एवरेज औसत वेग का फॉर्मूला
और दूसरा है आर इंस्टेंट। ये है तात्क्षणिक वेग का। तो औसत वेग में क्या लिखा था अपन ने, डेल्टा लिखा था, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड डेल्टा टी, ये लिखा था औसत वेग में। और साथ में प्रोडक्ट जो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही थी उसके लिए बराबर प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये लिखा था। अब यहां तात्क्षणिक वेग में क्या लिखेंगे, डेल्टा के स्थान पे डी लिखेंगे, बस बाकी सेम है। यहां लिखेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी, आर की सांद्रता और ये है टाइम, और इसमें है प्लस डी पी अपॉन डेल्टा टी, ये है दोनों में। आगे जहां दोनों में डेल्टा टी बराबर 0, समय में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो ये अपन लिख भी सकते हैं। जहां जहां क्वेश्चन के आधार पे जहां डेल्टा टी जो दिया गया है या फिर सांद्रता में परिवर्तन जो दिया गया है या सांद्रता में जो वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है क्रियाकारक में, उत्पाद में, वो सभी हम अलग अलग करेंगे। आगे है वेग की इकाई, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेग की इकाई क्या होती है, किसे कहेंगे वेग की इकाई। यदि सांद्रता को, जो कंसंट्रेशन इसकी लिखी है, ये बाहर के जो बड़ा कोष्टक दिख रहा है आपको, ये सांद्रता को निरूपित करता है। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व समय को सेकंड में व्यक्त किया जाए तो वेग की इकाई क्या होगी, और अगर सांद्रता को दूसरी इकाइयों में वेग को सेकंड की जगह मिनट में व्यक्त किया जाए तो इसकी इकाई क्या होगी। तो चलो वो करेंगे अपन कि वेग की इकाई, हेडिंग लगाओ यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेग की इकाई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है वेग की इकाई। तो इसमें लिखो पहले तो वेग की इकाई किसे कहेंगे, तो यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में तथा सांद्रता होती है कंसंट्रेशन, सांद्रता को मोल प्रति लीटर में तथा समय की इकाई क्या होती है, सेकंड, समय को सेकंड में व्यक्त किया जाए तो सेकंड में व्यक्त किया जाए तो सांद्रता की इकाई क्या होगी, नहीं तो वेग की इकाई क्या होगी, सॉरी। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाए तो वेग की इकाई क्या होगी। तो देखो वेग बराबर क्या लिखेंगे, सांद्रता में परिवर्तन की दर अपॉन समय, सांद्रता में परिवर्तन की दर अपॉन समय। देखो सांद्रता में परिवर्तन की दर अपॉन समय, सांद्रता में परिवर्तन की दर अपॉन समय। तो सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या होती है, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, बराबर है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल सी है सांद्रता में परिवर्तन की दर और टी है समय। तो सांद्रता की इकाई अपन ने क्या लिखी है, मोल प्रति लीटर, और समय की सेकंड। तो लिख दो मोल प्रति लीटर अपॉन सेकंड। अब क्या लिखेंगे इसमें कि मोल प्रति लीटर तो ऊपर है ही, मोल प्रति लीटर, प्रति का मतलब अपोन में है, मोल के लीटर भी अपोन में है, उसके अपोन में है सेकंड। तो जब ये ऊपर आएंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे, दूसरा तरीका है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
ये इनवर्स का मतलब होता है कि ये अपोन में थे और ये ऊपर आ गए, तो -1 लगा देंगे तो ये अपोन वाले डिवाइड का डायरेक्शन नहीं रहेगा, फिर डिवाइड हटा देंगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये है वेग की इकाई, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो तात्क्षणिक वेग क्या है, किसी क्षण या निश्चित समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन की दर है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और तात्क्षणिक वेग में समय अंतराल बहुत ही कम होता है, इसलिए औसत वेग में जहां डेल्टा का स्थान पर यहाँ स्मॉल डी का उपयोग किया जाता है। दोनों अलग अलग सूत्र है। वी एवरेज औसत वेग का है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब है आर इंस्टेंट मतलब तात्क्षणिक वेग का, तो माइनस डी आर अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस डी पी अपॉन डेल्टा टी। सॉरी डेल्टा तो आएगा ही नहीं इसमें, सॉरी सिली मिस्टेक, डेल्टा के स्थान पे डी का यूज किया जाएगा, डी का यूज किया जाता है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखवा रखा है। कहता है डेल्टा के स्थान पे डी का उपयोग होगा, तो इसमें जहां जहां डेल्टा आ रहा है वहां वहां तात्क्षणिक वेग में डी का यूज होगा। आगे है वेग की इकाई, वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाए तो वेग क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन की दर अपॉन समय। तो सांद्रता में परिवर्तन की दर होती है मोल प्रति लीटर और समय होता है सेकंड इनवर्स, नहीं सॉरी सेकंड, समय सेकंड होता है, जब इसको अपॉन में लिखेंगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अब इस फॉर्मूले से अलग अलग न्यूमेरिकल दे रखे हैं आपकी बुक में, उनको सोल्व करना है। आगे है अभिक्रिया के वेग को निरूपित करना। अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार निरूपित करेंगे, दो तरीके होते हैं अभिक्रिया के वेग को निरूपित करने के। फर्स्ट है जब स्टिक्योमेट्रिक गुणांक समान हो। कौन सा गुणांक समान हो, स्टिक्योमेट्रिक गुणांक जब समान हो तो अभिक्रिया के वेग को कैसे निरूपित करेंगे। और जब अभिक्रिया के स्टोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न हो तो अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो दोनों ही तरीके से हम समझ लेते हैं। तो पहले हेडिंग लगाओगे अभिक्रिया के वेग को निरूपित करना, फिर उसमें आगे पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को निरूपित करना। अभिक्रिया के वेग को निरूपित करना, निरूपित करना किस प्रकार निरूपित करेंगे। ये इसमें फर्स्ट दो तरीके होते हैं अभिक्रिया के वेग को निरूपित करने के। फर्स्ट तो है जब स्टिक्योमेट्रिक गुणांक समान हो, और सेकंड है जब स्टिक्योमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न हो, तब किस प्रकार करेंगे। तो फर्स्ट लिखो जब स्टिक्योमेट्रिक गुणांक समान हो, स्टाइक्योमेट्रिक है, स्टिक्योमेट्रिक गुणांक समान हो, स्टिक्योमेट्रिक गुणांक समान हो या स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक समान हो। स्टिक्योमेट्रिक या स्टाइक्योमेट्रिक, स्टाइक्योमेट्रिक करो, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक समान होंगे तो क्या होगा। तो इसमें लिखना शुरू करो आगे। तो स्टिक्योमेट्रिक गुणांक समान होंगे तो अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार निरूपित करेंगे। यदि अभिक्रिया का स्टिक्योमेट्रिक गुणांक समान हो तो अभिक्रिया का वेग सामान्य तरीके से लिखा जाता है। सामान्य तरीका कौन सा होता है, जैसे एक एग्जांपल है PCl5, तो अभिक्रिया के बाद क्या होगा PCl3 प्लस Cl2। PCl5 है वो दो अलग अलग कंपाउंड में टूटता है, PCl3 एंड Cl2 गैस। तो अभिक्रिया के वेग का स्टिक्योमेट्रिक गुणांक क्या होगा, अभिक्रिया वेग को कैसे निरूपित करेंगे। पहले लिखेंगे माइनस डेल PCl5 बराबर प्लस PCl3 एंड प्लस Cl2, दोनों अलग अलग हैं। तो यही है बस इसको लिखने का तरीका। तो इसमें लिखो यदि अभिक्रिया का वेग, यदि अभिक्रिया के
का स्टिक्योमेट्रिक गुणांक समान हो यदि अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो तो क्या करेंगे, तो अभिक्रिया का वेग सामान्य तरीके से लिखा जाएगा। अभिक्रिया का वेग सामान्य तरीके से लिखा जाएगा। अब ये सामान्य तरीका कौन सा है, देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल है जैसे PCl5, फर्स्ट एग्जाम्पल है PCl5। तो PCl5 में जब अभिक्रिया होती है, दोनों साइड अभिक्रिया चलती है, तो अभिक्रिया होगी क्या होगा, इसमें PCl3 प्लस Cl2 यही कंपाउंड बनेगा। जब PCl5 दो अलग अलग प्रोडक्ट में टूटेगा तो एक PCl3 और एक Cl2, ये दो बनेंगे, Cl2 गैस बनेगी। तो वेग को किस प्रकार, अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वेग बराबर डेल अभिक्रिया कारक की सांद्रता में कमी प्लस उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस, तो माइनस डेल सांद्रता कंसंट्रेशन PCl5 अपॉन डेल्टा T ये लिखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट उत्पाद जो है उसकी सांद्रता में वृद्धि की बात हुई थी, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव डेल PCl3 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T। ये है वेग को निरूपित करने का आसान या सामान्य तरीका। अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यदि समान हो तो अभिक्रिया का वेग सामान्य तरीके से लिखा जाता है, वो सामान्य तरीका ये है। चलो एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है सामान्य तरीके से, इसमें तो एक रिएक्टेंट एक है, क्रियाकारक एक है, वो दो उत्पाद में टूट रहा है। अब की बार दो क्रियाकारक ले लेंगे और वो एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसा कर लेंगे। उसमें वेग किस प्रकार लिखा जाएगा, तो वो देखो SO2 प्लस Cl2, ये भी अभिक्रिया दोनों साइड होगी। SO2 और Cl2 दोनों साइड होगी, तो SO2Cl2 बन जाएगा। दोनों कंबाइंड होके SO2Cl2 बनाएंगे। अब क्या होगा, अब वही क्रियाकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो क्रियाकारक के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, उत्पाद प्रोडक्ट के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। तो लिखो वेग बराबर माइनस डेल SO2 अपॉन डेल्टा T बराबर माइनस डेल Cl2 अपॉन डेल्टा T बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन SO2Cl2 अपॉन डेल्टा T। यही था, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि है। यहाँ क्रियाकारक एक था, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि है। तो सामान्य तरीके से अभिक्रिया के वेग को निरूपित करना आपको आ गया है। आई होप सभी समझ पा रहे हैं। अब क्रियाकारक का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यदि भिन्न भिन्न हो तो क्या करेंगे, ये था जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो। अब सेकंड पॉइंट है कि जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न हो तब हमें क्या करना है, तब वेग को किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, तो अभिक्रिया वेग लिखते समय इसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग दे दिया जाता है। जितना भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उसका भाग देते हैं अभिक्रिया वेग में। समान होता है, समान का मतलब है कि यहाँ पे 1 1 1 है, जो दिख नहीं रहा है, समान है। अब जब अभिक्रिया में यहाँ 1 2 3 4 जो भी आएगा तो वो इसमें अभिक्रिया जब वेग लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का उसमें भाग दे देते हैं।
चलो सेकंड पॉइंट एग्जांपल करके समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट था, जब स्टिक्योमेट्रिक गुणांक समान हो तो सामान्य तरीके से लिखा जाता है। सामान्य तरीका ये है कि क्रियाकारक में सांद्रता में कमी हो रही है तो इसे माइनस साइन आएगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि है तो पॉजिटिव साइन आएगा दोनों जगह। और यहाँ क्रियाकारक 2 है तो दोनों में माइनस आएगा, उत्पाद 1 है तो उत्पाद में प्लस आएगा। ओके, अब सेकंड पॉइंट है, यदि अभिक्रिया का स्टिक्योमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न हो तो लगाओ हेडिंग। जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न हो, देखो भिन्न भिन्न हो, पहले में समान था अब भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होगा तब क्या करेंगे, तब करेंगे इसमें लिखेंगे कि यदि अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न होते हैं तो अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग दे दिया जाता है। उसमें तो सामान्य समान था गुणांक तो अभिक्रिया का वेग भी सामान्य तरीके से लिखा जाता, और इसमें भिन्न भिन्न है तो वो एक टर्म्स चेंज हो जाएगी कि उसमें अभिक्रिया वेग गुणांक का भाग दे दिया जाता है। कि जब अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न हो, गुणांक भिन्न भिन्न हो तो भिन्न भिन्न हो तो अभिक्रिया का वेग लिखते समय अभिक्रिया का वेग लिखते समय अभिक्रिया का वेग लिखते समय स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग दे दिया जाता है। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग दे दिया जाता है। ब्लैक इंक, भाग दे दिया जाता है। क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग दे देंगे। कब, जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न हो तब, समान हो तो सामान्य तरीके से लिखेंगे वेग को, और जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न हो तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग दे दिया जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखो किस प्रकार देंगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग। जैसे N2 प्लस O2, N2 और O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस है, जब ये आपस में अभिक्रिया करती हैं तो ना NO की फॉर्मेशन करती है 2NO। अब इसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न है, क्रियाकारक में 1 है लेकिन प्रोडक्ट उत्पाद में 2 है, तो इसका वेग किस प्रकार लिखेंगे। तो वही देखो, वेग बराबर क्रियाकारक की सांद्रता में कमी बताई थी तो माइनस डेल N2 अपॉन डेल्टा T बराबर माइनस डेल O2 अपॉन डेल्टा T, यही है। प्लस क्रियाकारक नहीं सॉरी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि तो बराबर के बाद प्लस डेल NO अपॉन डेल्टा T, इतना तो सेम है। प्लस जो 2 है इसका क्या करेंगे, 2 का क्या करना है, क्रिया स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग दे दिया जाता है तो 1/2 डेल्टा हटा दोगे, 1/2 कंसंट्रेशन NO अपॉन डेल्टा T, समझ में आ गया।
1/2, ये जो 2 है इसका भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2 का भाग दिया है, सिंगल 2 अपन नीचे लिख नहीं सकते, यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 गुणा होगा ना कि भाग दिया जाएगा। जो यहाँ गुणा में है, जब स्टिक्योमेट्रिक गुणांक लिखेंगे तो जो गुणा में है जो संख्या उसका भाग दे देंगे। ओके, समझ में आ गया सबको? चलो सेकंड एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट, दूसरे एग्जांपल से समझो। जो चीज इसमें क्लियर नहीं हुई वो दूसरे में हो जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, N2 प्लस में 3H2, क्या बनेगा इससे? 2NH3, अमोनिया बनती है। समझ में आई है रिएक्शन? अब इसका वेग किस प्रकार लिखेंगे? देखो, वेग लिखने के लिए वेग वेलोसिटी बराबर क्रियाकारक की सांद्रता में कमी तो माइनस डेल N2 अपॉन डेल्टा टी बराबर क्रियाकारक की सांद्रता में कमी तो माइनस डेल्टा, आया नहीं क्योंकि ये गुणा में है 3 तो ये भाग में आ जाएगा, -1/3 कंसंट्रेशन H2 अपॉन डेल्टा टी। आ गई बात समझ में? चाहे क्रियाकारक में स्टिक्योमेट्रिक गुणांक भिन्न हो, उत्पाद में भिन्न हो, कहीं भी हो, तो ये जो गुणा में नंबर है वो भाग में चला जाएगा। ये चीज याद रखनी है आपको। और उत्पाद की सांद्रता तो प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया। जैसा पहले वाले स्टिक्योमेट्रिक गुणांक समान था उसमें कर रहे थे, सेम वैसा ही करना है। बस जो भिन्न है उस नंबर, जो गुणा में नंबर है उसको भाग में करना है। स्टिक्योमेट्रिक गुणांक का भाग दे दिया जाता है जो भिन्न है उसका। तो यहाँ भिन्न था 3 था तो 3 का भाग दे दिया 1/3, यहाँ 2 है तो 1/2, यहाँ 2 है तो 1/2, जो 1 है वहां कुछ चेंजमेंट करना ही नहीं है। अब चलो एक लंबा एग्जाम्पल और लिखवा देती हूँ आपको, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें। देखो थर्ड एग्जाम्पल है Br2 ब्रोमीन, सॉरी चलो 2 मत नहीं लेना, 5Br माइनस प्लस 5Br और उसके साथ में BrO3 माइनस, BrO3 माइनस प्लस में 6H प्लस। ये सारे क्रियाकारक मिलके दो उत्पाद की फॉर्मेशन करते हैं, दो अलग अलग उत्पाद की फॉर्मेशन करते हैं। 5Br माइनस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, तो 3Br2 प्लस 3H2, 3Br2 प्लस 3H2, ये प्रोडक्ट बनाते हैं जब ये अभिक्रिया करते हैं। तो इनका वेग किस प्रकार लिखेंगे अपन? अगर आप में से किसी ने भी इसका वेग बिना बोर्ड से देखे लिख लिया अपनी नोटबुक में, साथ साथ नोटबुक लेके बैठो, नोटबुक में साथ साथ लिखते रहो, और या नोटबुक नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। जिसने भी इसका वेग ठीक तरीके से लिख दिया नीचे वाले एग्जाम्पल का, नीचे वाले रिएक्शन का, तो आपको समझो कि स्टिक्योमेट्रिक गुणांक समान हो भिन्न हो सबका आ गया, वेग निरूपित करना आपको आ चुका है। तो देखो किस प्रकार लिखेंगे इसका वेग। इसका वेग भी सेम उसी प्रकार लिखेंगे। क्रियाकारक की सांद्रता में कमी तो माइनस डेल्टा Br अपॉन डेल्टा टी। अब ये 5 है, इसका क्या करना है? 1/5। समझ में आ गया? आगे है, यहाँ पॉजिटिव साइन है लेकिन अपन को क्या करना है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, तो यहाँ पे गुणांक कुछ है नहीं, 1 ही है, तो 1 है तो क्या करेंगे? डेल्टा BrO3 अपॉन डेल्टा टी। आगे है बराबर माइनस डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी। यहाँ 6 है तो 1/6, ये 6 है, यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा वेग लिखते टाइम। ये प्लस माइनस आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। आगे है उत्पाद की सांद्रता लिखेंगे तो पॉजिटिव 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन Br2 अपॉन डेल्टा टी, और सेकंड प्लस 1/3 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी, ये लिखेंगे। अगर ये आपने बिना बोर्ड से देखे लिख दी कमेंट सेक्शन में अपनी रफ कॉपी में, तो आपने
स्टिकियोमेट्रिक गुणांक समान और भिन्न भिन्न है, उनका वेग निरूपित करना, अभिक्रिया का वेग निरूपित करना आपको आ चुका है। अब देखो कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम होती है उस पे इस पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। तो चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये जिसको उतारना है उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखो अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है क्रियाकारक और उत्पाद अभिक्रिया के लिए क्या करते हैं। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, जब क्रियाकारक और उत्पाद आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिकारक की सांद्रता है 0.03 मोल और 25 मिनट में वह परिवर्तित होके 0.02 मोल हो जाती है। तो चलो लिखो, क्वेश्चन है जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया के लिए सभी अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठें और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभिकारक की सांद्रता जो अब तक पढ़ाया है उसी में से है, अभिकारक की सांद्रता कितनी थी 0.03 मोल से 25 मिनट में परिवर्तित होकर कितनी हो जाती है 0.02 मोल हो जाते हैं। 0.03 मोल से 25 मिनट में परिवर्तित होकर परिवर्तित होकर 0.02 मोल हो जाती है। तो क्या ज्ञात करना है अपन को, तो अभिक्रिया के वेग की गणना सेकंड और मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। तो अभिक्रिया के वेग की गणना, अभिक्रिया के वेग की गणना सेकंड व मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए, इकाइयों में कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, बोर्ड एग्जाम के अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे 12th में हैं उनके तो कंफर्म है ही, ये चैप्टर 3 या 4 नंबर का है। जो हाफ ईयरली में भी और मेन एग्जाम में भी 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो देखो, जब अभिक्रिया है, अभिक्रिया हो रही है, क्रियाकारक से प्रोडक्ट बन रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो उसमें अभिकारक की सांद्रता R की सांद्रता 0.03 मोल थी, तो 25 मिनट बाद ये 0.02 मोल हो जाती है। तो औसत वेग, अभिक्रिया के वेग की गणना करनी है, तो औसत वेग की गणना, अभिक्रिया का वेग या औसत वेग एक ही बात है। अभिक्रिया का वेग पूछे या औसत, अभिक्रिया के औसत वेग की गणना, यहाँ नाम दे दें औसत तब भी औसत निकालना है, या फिर सीधा वेग पूछे तो भी औसत निकालना है। तात्क्षणिक नाम आए तब तात्क्षणिक वेग निकालना है। तो आर एवरेज का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला जो अभी पढ़ा था पीछे जस्ट 5 मिनट पहले, 5-10 मिनट, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये था R था R2 माइनस R1 और डेल्टा टी था, तो बराबर माइनस डेल्टा R का मतलब क्या है, R2 में से R1 की सांद्रता को कम किया गया है, अर्थात सांद्रता परिवर्तित हो रही है, अपॉन डेल्टा टी।
तो R2, R1 और डेल्टा टी तीनों के मान अपने पास हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं कि अभिकारक की सांद्रता ये है, समय ये लगा है, फिर परिवर्तित होगी ये हो गई है। तो R2 क्या है, R2 क्या है इसमें से, R1 पहली सांद्रता और R2 दूसरी सांद्रता। तो दूसरी सांद्रता को सबसे पहले लिखेंगे 0.02 माइनस, पहले भी माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट से बाहर माइनस लगा देंगे, माइनस 0.03 अपॉन टी 25 मिनट। समझ में आ गया यहाँ तक? जो मान था वो इसमें पुट कर दिया है, R2 अपॉन R1, सॉरी R2 माइनस R1। तो R2 की वैल्यू 0.02 मोल और R1 की 0.03 मोल और डेल्टा टी 25 मिनट। अब 0.02 माइनस 0.0103 तो करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पहले वाला माइनस का साइन, ब्रैकेट के अंदर वापस माइनस का साइन, 0.01 आ गया अपॉन 25, यही आया। अब माइनस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस है बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 0.01 अपॉन 25। अब पहले तो इसमें सेकंड में निकालनी है या मिनट में निकाल सकते हो, मिनट में रखिए ना 25 मिनट, तो पहले मिनट में आ जाएगी, उसके बाद सेकंड में निकालनी है वेग की गणना। तो मिनट में निकालेंगे तो 0.01 में 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 25 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले नहीं जाएगा, सीधा सा है, पॉइंट लगाओ, इसके बाद 2 नंबर है तो 0 आ गई, भाग नहीं जा रहा, यहाँ 0 उतारी ऊपर 0 आ गई, फिर भी भाग नहीं जा रहा, वापस 0 उतारी, अब भाग जा रहा है, 25 4 जा 100, कंप्लीट हो गया। आंसर क्या आया, 0.0004 मिनट में आ गया आंसर। मिनट है तो मतलब सांद्रता की इकाई भी लिखनी पड़ेगी ना अपन को, तो मोल पर लीटर, सांद्रता की इकाई क्या थी, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये है मोल पर लीटर पर मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, या तो एक तरीका तो ये है मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, या फिर लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर मिनट। ये आ गई अभिक्रिया के औसत वेग की गणना मिनट में हो चुकी है। अब सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे, सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे, तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 0.01 अपॉन 25, सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, जो पहले 25 से ही डिवाइड नहीं हो रहा था तो अब 60 से और मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो पहले डिवाइड करो, ये आएगी 0.01 अपॉन 1500। अब 1500 से 0.01 को डिवाइड करना है, कैसे करेंगे देखो करके देखते हैं। अभी आप सब भी करो साथ साथ, रफ कॉपी पेन निकालो या कमेंट बॉक्स में करते रहो। 0.01 को डिवाइड करना है 1500 से, तो क्या 0.00 एक 0 उतारी, भाग जा रहा है नहीं जा रहा, दूसरी 0 उतारी, भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तीसरी 0 उतारी, भाग जा रहा है नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1000 हुए हैं, यहाँ 1500 है, फिर 0 उतारी, अब भाग जाएगा 1 2 3 4 5, हाँ 15 छिटी 90, 15 समटी 105, 7 बार ज्यादा हो जाएगा 6 बार 9000, अब 1000 बचे, वापस 0 उतारी, वापस 9000, वापस 0, वापस 9000, लास्ट टाइम तक करते रहेंगे, यही आता रहेगा, यही आएगा। अब देखो, अब पॉइंट को इधर खिसकाएंगे तो 1 2 3 4 5 6,
यहाँ 6 के बाद लगाएंगे ना पॉइंट, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 10 की पावर -6 कि पॉइंट को 6 बार दाएं खिसकाया गया है, दाहिने खिसकाया गया है। और इधर 6.66 इंटू 10 की पावर -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया सेकेंड में आंसर, वो था मिनट में, ये सेकेंड में है। आपको ऑप्शन में अगर ये इतना दिया हुआ हो तो आपको यहां तक सोल्व करना है, बाकी आपको यहां तक मिले या यहां तक भी मिल सकता है। अगर आपको ऑप्शन में ABCD ऑप्शन में अगर ये मिले तो आपको बस यहां तक ही सोल्व करके दिखाना है। ओके, तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया जितना मैंने पढ़ाया। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, कमेंट करते रहो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।